नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम गोरखा शासन से संबंधित एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम गोरखा न्याय व्यवस्था को समझेंगे। इससे पिछले पार्ट में हमने गोरखों का उत्तराखंड पर आक्रमण व गोरखा प्रशासन समझा था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा ज़मीन पर, ये आसमान भी आ जाएगा ज़मीन पर। बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। गोरखों की न्याय प्रणाली। दोस्तों, गोरखा शासन से पूर्व कुमाऊं पर चंद भी राज कर चुका था और चंदों के समय भी कोई न्यायालय नहीं हुआ करता था जो कि सही से न्याय कर सके, परंतु उस समय पंचायत प्रणाली अवश्य थी जो कि न्याय करती थी। वहीं गोरखों की न्याय प्रशासन की कोई निश्चित प्रणाली नहीं थी, या कह सकते हैं कि यह एक अव्यवस्थित न्याय प्रणाली थी। वहीं चंदों के समय चंद दरबार में महारा और फरतियाल दो राजपूत दल हुआ करते थे, जिनको राजा की मान्यता थी कि वे दंड निर्धारित कर सकते थे और दंड दे भी सकते थे। और चंद राजवंश में मृत्यु दंड का अधिकार सिर्फ राजा को हुआ करता था। वहीं गोरखों में न्याय व्यवस्था प्रांतों में सुब्बा, नायब सुब्बा, सेना का कमांडर व अन्य फौज सरदार तय करते थे, तथा अल्मोड़ा में उस समय गोरखों की एक अदालत हुआ करती थी, जिसमें जज और न्यायाधीश भी होते थे। उन्हें बिचारी कहा जाता था, बिचारी कहा जाता था। तो दोस्तों, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि गोरखा न्याय व्यवस्था में जज या न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, तो उसे बिचारी कहा जाएगा। इतिहासकार एटकिंसन कहते हैं कि ट्रेल ने गोरखा न्याय व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। उच्च पदस्थ फौजी अफसर युद्ध क्षेत्रों में व्यस्त रहते थे, जिन्हें विचार कहा जाता था। प्रत्येक सैनिक अफसर अपने अधीनस्थ सैनिकों की सहायता से न्याय करते थे। जो उच्च सैनिक अधिकारी होते थे वो निम्न सैनिक अधिकारी की सहायता से न्याय करते थे, और उन न्यायकर्ताओं को सभा कहा जाता था। गोरखा प्रशासक वादी प्रतिवादी को अदालत में बुलाकर उनसे शुल्क लेकर सुनवाई करते थे। अदालत में वादी प्रतिवादी को बुलाकर उनकी परीक्षा ली जाती थी, और यदि किसी गवाह के बयान पर संदेह होता था तो उनके सिर में महाभारत का एक अंश उसे सही सही कसम खिलाने के लिए रखा जाता था। वादी प्रतिवादी के सिर पर महाभारत का एक अंश हरिवंश रखा जाता था, जिसे हरिवंश की पौधी भी कहा जाता था। वहीं अगर दोष निर्दोष साबित नहीं हो पाता था तो दोष निर्दोष का निर्णय करने के लिए अग्नि परीक्षा भी की जाती थी, जिसे दिव्य नाम प्रथा से जाना जाता था। इसके लिए 3 तरह के दिव्य बहुत प्रचलित थे, जिसमें पहला प्रचलित दिव्य गोलादीप। इसमें एक हाथ में गर्म लोहे का डंडा पकड़कर कुछ दूर तक चलना पड़ता था। अगर हाथ जल गया तो दोषी, और नहीं जला तो निर्दोष साबित होगा। दूसरी प्रचलित दिव्य प्रथा थी कढ़ाई दीप। इसमें कढ़ाई में उबलते तेल में हाथ डालना पड़ता था। यदि हाथ जल गया तो दोषी, और यदि नहीं जला तो निर्दोष साबित होगा। कहा जाता है कि देहरादून गुरु रामराय के महंत को हत्या के जुल्म में कढ़ाई दीप का सामना करना पड़ा था और उनका हाथ जल गया था, जिससे उनको दोषी ठहराया गया और उनको भारी दंड देना पड़ा था। तराजू दीप। इसमें दोषी व्यक्ति को तराजू में पत्थरों से तोला जाता था। दोषी को शाम के समय तोला जाता था
अगले दिन सुबह उन्हीं पत्थरों से फिर से तोला जाता था। दूसरे दिन वह भारी हुआ तो निर्दोष, और यदि हल्का हुआ तो दोषी ठहराया जाएगा। ट्रेल साहब ने गोरखा न्याय के अन्य तरीके भी बताए थे, जिसमें तीर का दीप, बौकाटी हारिया दीप, काली हल्दो दीप और घात का दीप। तो चलिए इनको भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें पहला है तीर का दीप। इसमें क्या होता था कि दोषी को पानी के तालाब में अपना सिर तब तक डुबाए रखना पड़ता था जब तक कि दूसरा व्यक्ति छोड़े गए बाण के ठीक पास पहुंचकर वापस नहीं आ जाता। क्या करता था कि एक दूसरा व्यक्ति किसी बाण को छोड़ता था और फिर उस बाण से जहाँ तक बाण छोड़ा और वहाँ से जहाँ से छोड़ा वहाँ तक जब तक नहीं पहुँच पाता था तब तक दोषी को अपना सिर पानी में डुबोए रखना पड़ता था। अगर बच जाता तो निर्दोष और नहीं बचता तो दोषी ठहराया जाता था। और नेक्स्ट बौकाटी हारिया का दीप। बौकाटी मतलब तैरना। इसमें दोनों पक्षों को जिनको तैरना नहीं आता था उनको पानी के कुंड में डुबाया जाता था। इनमें जो देर तक रहकर जीवित रहता था वह विजयी घोषित हो जाता था। नेक्स्ट काली हल्दी कालो हल्दो दीप। इसमें क्या होता था कि काली हल्दी की जड़ी या जड़ खाने के लिए दी जाती थी। अगर दोषी इससे बच जाता तो उसे निर्दोष माना जाता था। नेक्स्ट घात का दीप। यह कुमाऊं में आज भी प्रचलित है। इसमें न्याय के देवता गोलू, गरदेवी व कोटगाड़ी के थान में अर्जी लगाई जाती थी, जिसमें वादी प्रतिवादी के बीच विवादित वस्तु को मंदिर की मूर्ति के सामने रखते थे और जो निर्दोष होता था वही उसे उठाने की हिम्मत करता था। इसमें क्या होता था कि 6 माह के भीतर जब दैवीय आपदा व हानि नहीं होती थी तो वह निरपराध माना जाता था जिसने वह वस्तु उठाई थी। तो दोस्तों, गोरखा न्याय का यह उस समय की जनता के लिए सर्वथा उपयुक्त था और गोरखा काल में देशद्रोह के लिए मौत की सज़ा दी जाती थी। यदि कोई ब्राह्मण किसी की हत्या करता था तो उसका देश निकाला किया जाता था और चोरी में पकड़े गए ब्राह्मण की शिखा भी काट दी जाती थी और कभी कभी तो ब्राह्मण की जनेऊ भी उतारी जाती थी। वहीं आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के नज़दीकी परिवार से जुर्माना भी लिया जाता था। दोस्तों, चंदों के समय पेड़ में लटकाकर या सिर कलम कर मृत्युदंड दिया जाता था। वहीं गोरखों ने सूली पर चढ़ाने के अलावा दोषी के अंग भंग करने की भी प्रथा चलाई, जिसमें दोषी के हाथ व नाक काटी जाती थी। तो दोस्तों, ये था गोरखा शासन में न्याय व्यवस्था। इससे आगे हम गोरखों की कर नीति, गोरखा सेना, गोरखों की संस्कृति को समझेंगे। और वहीं दोस्तों, हमने आपके लिए यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज व करंट अफेयर भी चैनल पर अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।